हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल एनसीईआरटी लॉजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के पैटर्न पर। इस बार 2023 में क्लास 10 का यूपी बोर्ड के सीबीएसई यूपी बोर्ड के पेपर में क्या पैटर्न है, ठीक है, ओमार सीट कैसे फिल करना है, सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल एनसीईआरटी लॉजिक पर, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस बार का जो आपका पैटर्न है वो कुछ इस तरह से रहेगा और जिसमें बोर्ड ने ये कुछ स्पेशल निर्देश दिए हैं। तो चलिए देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे हाई स्कूल परीक्षा की बात किया गया है। आपको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ओके, तो यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए कुछ महत्वपूर्ण तैयारी, ठीक है, महत्वपूर्ण सुझाव जो है बोर्ड ने अपनी तरफ से ये बोर्ड कुछ सुझाव दिए गए हैं, ठीक है। तो उनको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बोला है माध्यमिक शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर पाठ्यक्रम एवं मॉडल प्रश्न पत्र उपलब्ध हैं, उनका सभी भली भांति अध्ययन कर लें। तो स्टूडेंट्स, आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने इस वेबसाइट पर कुछ मॉडल पेपर भी दिए गए हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक्स में इसका लिंक्स दे दूंगा, ठीक है। तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट पर जाकर के आप मॉडल पेपर देख सकते हैं, ठीक है, और आप अपनी तैयारी भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद विद्यार्थी अपनी स्वयं की समय सारणी अवश्य बनाकर पढ़ें, जिससे सभी विषयों के निर्धारित पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति हो सके। तो स्टूडेंट्स, बोर्ड ने सुझाव दिया है कि अगर आपका सिलेबस तैयार हो चुका है तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल को बनाएं कि आपके पास कितना टाइम है और किस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन है, उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बना लें ताकि आप अपने सिलेबस को दोबारा रिविजन कर सकें, ठीक है। यदि किसी भी विषय में कोई टॉपिक या अवधारणा स्पष्ट ना हो तो उसे ससमय विषय अध्यापक से संपर्क कर समझ लें। अगर आपको कोई भी डाउट है अभी भी, ठीक है, तो आप अपने टीचर से जा करके पूछ सकते हैं, उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसने बोला है पुनरावृत्ति के साथ साथ समय का प्रबंधन अवश्य करें। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध अपने विषय से संबंधित मॉडल प्रश्न पत्रों को निर्धारित समय में हल करने का प्रयास अवश्य करें। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर आपने तैयारी कर ली है पेपर की, आपकी तैयारी हो चुकी है, तो उसे आपका जो टाइम मिलेगा पेपर में वो 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा, ठीक है। कितना रहेगा? 3 घंटे 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट। तो आप एक मॉडल पेपर उठाइए किसी भी विषय का और उस सब्जेक्ट के बारे में चेक करिए कि आप क्या इतने समय में आप उस पेपर को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको स्पीड थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो आप इसकी जरूर प्रैक्टिस कर ले। एक कोई भी मॉडल पेपर ले लीजिए, ठीक है, किसी भी विषय का, और उसको चेक करिए कि इतने समय में वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको इतना ही समय मिलेगा। तो अपनी स्पीड जरूर चेक कर लें, ठीक है, अपनी स्पीड जरूर चेक करें। उसके बाद विषय से संबंधित गुणवत्ता शैक्षिक सामग्री या वीडियो दीक्षा ऐप एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के यूट्यूब चैनल ई ज्ञान गंगा पर उपलब्ध है, विद्यार्थी उनसे भी सहायता ले सकते हैं। तो ये उनकी कुछ ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, यूट्यूब चैनल भी है, तो आप वहां पर जाकर के भी देख सकते हैं, ठीक है। कुछ वीडियो वगैरह जो भी आपको जिस सब्जेक्ट में दिक्कत है तो वो देख सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज मेरे चैनल पर भी जो है आपको वीडियोस वगैरह उपलब्ध हैं, ठीक, तो वहां से भी देख सकते हैं क्लास 10 और 12 के लिए। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। खंड आ जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, ठीक है, खंड आ जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न भी रहेंगे और वर्णनात्मक शब्द आपको दिखने रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको 2 टाइप के प्रश्न मिलेंगे, यानी एमसीक्यूज वाले भी रहेंगे और लिखने वाले भी रहेंगे, ठीक है। तो इस टाइप 2 टाइप के रहेंगे, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर OMR शीट पर तथा वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर परंपरागत उत्तर पुस्तिका पर देने रहेंगे। तो आपको एक OMR शीट दी जाएगी, ठीक है। OMR शीट कुछ इस तरह से आपको दिखेगी। एक सेकंड में दिखा दे रहा हूं आपको OMR शीट। एक सेकंड बस मैं दिखा दे रहा हूं आपको कि OMR शीट कैसी रहेगी। ये स्टूडेंट है कुछ OMR शीट, ठीक। तो आपके पेपर में कुछ इस तरह की OMR शीट दी जाएगी आपको। तो उस पे आपका अपना रोल नंबर, नाम वगैरह सभी कुछ फिल करना रहेगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए। कुछ क्लियर नहीं है।
एक सेकंड आप लोग और दीजिए, मैं आपको अब दिखा रहा हूँ वो मार्कशीट। ये रहेगी वो मार्कशीट, ठीक है, आप लोगों को देख पा रहे हो, ठीक। तो ये ओ मार्कशीट आपको इस तरह से दी जाएगी बोर्ड में, और इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखने रहेंगे, ठीक है। और इसके फिल करने का तरीका आप अपने टीचर से भी, यहाँ नेम, रोल नंबर्स और जो भी ऑप्शन आपका सही होगा उसको आपको क्या करना होगा, ब्लैक करना होगा, ठीक है, बॉल पेन से। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको वो मार्कशीट मिलेगी, उस पर आपको मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज क्वेश्चन फिल करने रहेंगे। फिर कह रहा है कि देखिए ओ मार्कशीट को उत्तर सुनिश्चित हो जाने के पश्चात ही सावधानी पूर्वक भरें, ओवर राइटिंग एवं कटिंग ना करें, अन्यथा उस प्रश्न पर अंक नहीं मिलेंगे। इस बात को बहुत ही आवश्यक तरीके से आप ध्यान में रखेंगे कि आपको ओवर राइटिंग नहीं करनी, कट पिट नहीं करना ओ मार्कशीट के ऊपर, नहीं तो आपका वो प्रश्न काट दिया जाएगा, माना नहीं जाएगा, आपको अंक नहीं मिलेगी उस पर, ठीक है। तो इस बात को विशेष ध्यान रखें कि एकदम साफ सुथरा करें। अगर आपको लग रहा है 100% कि यही सही है तो उसी को जो है ब्लैक करें बॉल पेन से, ठीक है। बाकी उस पर कट पिट नहीं करना है। तो चाहे तो आप हेल्प करने के लिए पेंसिल से पहले टिक लगा लें, उसके बाद ब्लैक पेन से कर दें, ठीक। सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को पढ़ लें, प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह से समझने के पश्चात ही उत्तर लिखना प्रारंभ करें। देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको 15 मिनट क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है एक्स्ट्रा, तो आप क्वेश्चन को पहले बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लें, किस तरह से आपको प्रश्न करना है और कैसे क्या करना है, ठीक है। उसके बाद उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्र दी गई प्रश्न संख्या को ही अंकित करें, खंडवार प्रश्न के उत्तर खंडवार ही लिखें। जैसे इसका मतलब यह है कि मान लो जैसे आपको सेक्शन में दिया जाता है ना, सेक्शन ए, ठीक, और फिर सेक्शन बी, इस तरह से पेपर आपका होता है, ठीक। सेक्शन बी, अगर मान लो सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन है, ठीक है, अगर सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन है तो पांचों क्वेश्चन को एक साथ लिखें, सेक्शन ए में लिखें। भले से आप बी से स्टार्ट करें, उससे दिक्कत नहीं है, आप सेक्शन ए स्टार्ट करें या सेक्शन बी स्टार्ट करें या सेक्शन सी स्टार्ट करें, आप कोई भी सेक्शन उठाएं, लेकिन उस सेक्शन के सभी क्वेश्चन एक साथ लिखें। ऐसा नहीं है कि इसके ए बी सी, इसका ए का क्वेश्चन उठाया, इस सेक्शन बी के पास लिख दिया, तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है आपको। अगर सेक्शन बी के क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो सभी क्वेश्चन सेक्शन बी के ही होने चाहिए, ठीक है। क्लियर है, ये बात समझ में आई, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, यहाँ पर बोर्ड ने खुद से निर्देश दिए हैं। प्रश्न पत्र में तेरा उत्तर पुस्तिका में कार्य स्वच्छता में स्पष्टता से करें, साफ सफाई पर बहुत ही विशेष ध्यान दें, काफी साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है। प्रश्न पत्र पूरा हल करने के पश्चात सुनिश्चित हो ले कि आपके द्वारा प्रश्न पत्र में अंकित सभी प्रश्नों को हल कर दिया गया है। आप एक बार क्वेश्चन अपनी आंसर शीट को जरूर चेक कर लें कि आपने जो भी मतलब जितना किया है, क्या आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। ऐसा तो नहीं कोई क्वेश्चन छूट रहा हो, तो एक बार रिपीट जरूर कर लें, 5 मिनट लास्ट में निकाल लें, 5 मिनट 10 मिनट, ठीक, उसको चेक कर लें, सभी क्वेश्चन मिला लें कि आपने सभी क्वेश्चन कर लिए हैं, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं रहा, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान देंगे। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे हिंदी विषय के बारे में उन्होंने कुछ जो है सुनिश्चित किया है। तो हिंदी विषय के अंतर्गत गद्य, पद्य, संस्कृत खंड, व्याकरण, काव्य सौंदर्य खंड का निबंध सम्मिलित है। इतनी सारी चीजें आपकी आएंगी। गद्य पद्य में आप जैसे दोहे वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, और व्याख्या वगैरह पढ़ते हैं, जीवन परिचय होता है, ये सारी चीजें आपकी गद्य पद्य में आ जाती हैं। संस्कृत खंड में आपका जो है अनुवाद करने के लिए आता है ना, संस्कृत टू हिंदी, हिंदी टू संस्कृत, तो वो सारी चीजें भी देखने। निबंध भी आएगा आपका। परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए समय का उचित प्रबंधन करके संपूर्ण पाठ्यक्रम का एकाग्रता पूर्वक पुनरावृत्ति करें एवं विषय को रटने के स्थान पर भलीभांति समझ कर पढ़ें, ठीक है। तो आपको कोई चीजें बहुत ज्यादा रटने पर आपको विश्वास नहीं देना है, क्योंकि रट के जाओगे भूल जाओगे, ठीक है। तो रट के नहीं बल्कि समझ कर जाइए, ताकि आप वहां पर भूले, है ना, भूले नहीं। और जो भी है उसको बहुत ही एकाग्रता से ध्यानपूर्वक करना है। समय का बहुत ही ज्यादा हिसाब रखना है, क्योंकि समय आपका पेपर छूट सकता है अगर आपने टाइम का ध्यान नहीं दिया तो, ठीक है। प्रैक्टिस जरूर रखें। निर्धारित काव्य का अध्ययन करते समय कविता में निहित काव्य सौंदर्य के तत्वों, रस, छंद, अलंकार को रेखांकित करें और परिभाषा एवं उदाहरण का अभ्यास करें, ठीक है। जैसे रस, छंद, अलंकार, उदाहरण जरूर आपको लिखना है। अगर आप मान लो अलंकार की परिभाषा लिख के आते हो, ठीक, अनुप्रास, यमक, जो भी,
ठीक है। तो ऐसा नहीं केवल आप डिफिनेशन लिख के चले आओगे आधा नंबर ही मिलेगा, तो आपको क्या करना है, उदाहरण भी देना है, उसका स्पष्टीकरण भी लिखना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल जो उदाहरण जरूर दे, हिंदी में उदाहरण जरूर दे, रक्षक अलंकार में जरूर उदाहरण दे। गद्य के अंतर्गत लेखकों की रचनाओं को पढ़ते समय प्रत्येक अध्याय के मूल भाव को समझें तथा सारांश, उद्देश्य एवं भाषा शैली को अपने शब्दों में लिखने का अभ्यास करें। रटो नहीं चीजों को, ठीक है, समझ करके कि वो होता है कि व्याख्या करने के बाद हम उसकी भाषा शैली लिखते हैं, ठीक है, और उसको रचनाएं वगैरह लिखते हैं। तो ये चीजें आप समझ कर अपनी भाषा में लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। फिर शब्द रचना के तत्व, उपसर्ग, परसर्ग और समास, पर्यायवाची, तत्सम इत्यादि के नियम एवं परिभाषा को भलीभांति समझ लें एवं अभ्यास करें, जिससे प्रश्न पत्र को हल करते समय व्याकरण एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धि का अभाव रहे एवं नए शब्द रचना और वाक्य गठन में सहायता मिले। तो आप ये सारी ये व्याकरण में आएंगे, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, समास क्या होता है, तत्सम शब्द क्या होते हैं, उपसर्ग क्या होता है, ठीक, और अपशब्द क्या है, ये सारी चीजें आप समझ लें, ठीक है। उसके बाद करें, एक 2 नंबर में आते हैं। परीक्षा के पूर्वगत वर्ष के प्रश्न पत्र एवं आदर्श प्रश्न पत्र को निर्धारित समय के अंतर्गत पूरा करने का अभ्यास करें। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको खुद से सॉल्व करें और देखें कि क्या आप निर्धारित समय में पूर्ण कर ले रहे हैं। 3 घंटे 15 मिनट में आपका क्वेश्चन पेपर आपसे सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग करें ताकि आपको अंदाजा मिल सके। वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर तथ्यपरक एवं स्पष्ट लिखें तथा प्रयास करें कि व्याकरण एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धियां न रहें। व्याकरण का विशेष ध्यान देना है कि आप अगर कोई भी जैसे लिटरेचर में गद्य पद में आप लिख रहे हैं तो व्याकरण का भी ध्यान रखें कि उल्टा सीधा मतलब इधर उधर अंक ना हो। समय अंक के अनुरूप शब्द सीमा का अध्ययन रखें, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये सभी बोर्ड ने विशेष निर्देश दिए हैं, उसी के अकॉर्डिंग कार्य करें। लेखक एवं जीवन कवि का जीवन परिचय लिखते समय फ्लो चार्ट का प्रयोग करें। देखो होता क्या है, हम लोग जब जीवन परिचय लिखते हैं तो बच्चे कुछ ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना, जैसे कबीर दास के बारे में लिख रहे हैं तो कबीर दास का जीवन परिचय स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप एक फ्लो चार्ट भी बनाएं, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका स्थान कहाँ है, उनके माता पिता का क्या नाम था, उनकी भाषा शैली क्या थी, उनकी कृतियां क्या थी, उनकी मृत्यु कब हुई थी, कहाँ हुई थी, इसका एक फ्लो चार्ट बना लें। उसके बाद इसके नीचे लिखिए, ठीक। पैराग्राफ आधारित प्रश्नों को हल करने से पूर्व 1 से अधिक बार अवश्य पढ़ने और प्रश्न को अच्छी तरह समझ कर ही उत्तर लिखना प्रारंभ करें। जो भी आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो उसको अच्छी तरह से समझ के उसके बाद ही लिखिए, ठीक है। उत्तर लिखते समय व्याकरण के नियमों एवं विराम चिन्हों तथा अल्पविराम, पूर्णविराम इत्यादि का सावधानी पूर्वक पालन करें। आपको व्याकरण का भी प्रयोग करना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखते चले गए, ठीक है। कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पर पूर्णविराम लगाना है ना, और कहाँ पर ये एपोस्ट्रोफी लगाना है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इन चीजों को ध्यान में रखकर ही अभी से तैयारी करें ताकि आपके पेपर में ऐसी कोई एरर ना हो जिससे आपके मार्क्स कटे, ठीक। निबंध लिखने के लिए चयनित प्रकरण को कुछ प्रमुख बिंदुओं में विभाजित कर लेना चाहिए, जैसे प्रस्तावना हो गया, विषय विस्तार हो गया, उपसंहार हो गया इत्यादि। निबंध लिखते समय विचारों की क्रमबद्धता, ऐसे भाषा शैली, समय एवं शब्द सीमा का ध्यान अवश्य रखें तथा विषय से इतर भटकाव की तरफ ना जाएं। देखो जो निबंध लिखते हैं तो उसको हेडिंग वाइज लिखें कि आप लिख क्या रहे हो, ठीक है। प्रस्तावना लिख रहे हो, कोई संदेश दे रहे हो वो लिख रहे हो, या उपसंहार लिख रहे हो, ये सारी चीजें स्टेप टू स्टेप लिखें, ठीक है। उसका उद्देश्य क्या है, उसका कारण क्या है, ठीक है, उससे हमें सीख क्या मिलती है, सारी चीजें उसमें हेडिंग डाल के ही लिखें आराम से भाषा शैली के साथ में। संस्कृत खंड पर आधारित अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद स्वच्छ, स्पष्ट एवं सुंदर अक्षरों में लिखें। संस्कृत का जब हिंदी में अनुवाद करें तो उसका भी विशेष ध्यान रखें कि संस्कृत के वर्ड हिंदी के वर्ड सही होने चाहिए, ठीक है। संस्कृत अपने जिले के लिए निर्धारित खंड का यही प्रश्नों का उत्तर पुस्तिका में लिखें। देखिए ऐसा होता है ना, हर एक जिले का प्रश्न पत्र अलग अलग होता है। जैसे अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में जय सुभाष खंड कहानी आती है, ठीक है। बाकी हर एक जिले की अलग अलग कहानी होती है, ठीक। तो ऐसा नहीं कि आप कुछ भी रट डालें, जैसे आप जो है मेवाड़ का हो गया, ये सब यहाँ का लखनऊ के लिए नहीं आता, तो लखनऊ के बच्चे विशेष तौर पर ध्यान दें। सभी जिले के बच्चे अपने अनुसार ही पेपर क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। हर एक जिले के लिए अलग अलग होता है, उसके लिए आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं, ठीक। सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत 4 विषयों तथा इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र का समावेश होता है, ठीक। प्रत्येक विषय है तो निर्धारित मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, ये होते हैं ना आपके एसएसटी में, ठीक है। तो उन्हीं सब्जेक्ट के बारे में बात
दिया गया है, कह रहा भली भांति अध्ययन करने तथा उनकी पुनरावृत्ति अवश्य करने, उसका रिवीजन जरूर करें। ठीक, पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करते समय प्रत्येक अध्याय के विभिन्न पृष्ठों पर बॉक्स में दी गई विषय वस्तु का भी अध्ययन अवश्य करें। जो बॉक्स में आप जब चैप्टर खोलते हो तो बॉक्स में उस चैप्टर की समरी लिखी होती है कि ये क्या है, इस चैप्टर में किसके विषय में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो उसको जरूर पढ़ लिया करें। प्रत्येक अध्याय या प्रकरण अवधारणा की पुनरावृत्ति करते समय उसके मुख्य बिंदुओं को अभ्यास पुस्तिका में नोट करते चलें, जिससे परीक्षा के समय उन्हें आसानी से दोहराया जा सके। जो आप पैराग्राफ पढ़ते हो उसमें जो भी इंपोर्टेंट होता है उसको अंडरलाइन जरूर कर लें, ठीक, या फिर साइड में उसको नोट कर लें, ताकि पेपर के समय पढ़ते समय आपको वो जो हाईलाइट है पॉइंट, जो मेन पॉइंट है वो आपको याद आ जाए। ठीक है, और आप पेपर के समय जल्दी उसको रिवीजन कर सके। जो मेन चीजें, जो मेन डिफिनेशन होती है उनको हाईलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए। पाठ्य पुस्तक में किसी प्रकरण या टॉपिक से संबंधित आरेख, चित्र एवं ग्राफ आदि को भली भांति समझकर अध्ययन करें तथा परीक्षा में उत्तर लिखते समय यथावश्य उनका प्रयोग करें। देखिए, कुछ होता है कि मैप आपको फिल करने के लिए दिया जाएगा या फिर इसमें और भी कोई ग्राफ वगैरह आता है, तो उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ करके साफ सुथरा उसको बना करके तभी उसके साथ में उसी के साथ में जोड़ देना है। ठीक है, बुक के साथ। इतिहास उपविषय के अंतर्गत ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित मुख्य बिंदुओं को क्रमबद्ध रूप से संक्षेप में नोट करते हुए उनका लिखकर अभ्यास करें। जो चीजें जैसे टॉपिक्स आते हैं ना लिखने के लिए टिप्पणी, तो उन चीजों का भी अवश्य ध्यान दें। ठीक है, साफ सुथरे से लिखें और मेल बातें लिखें, बहुत ज्यादा घुमा फिरा करके अपनी तरफ से लिखने की जरूरत नहीं। अपने शब्दों में लिखे, लेकिन मेन चीज जरूर लिखें। और कौन से सन में कौन सा युद्ध हुआ था, जैसे पानीपत का युद्ध आ गया तो आपको उसके विषय में पूरा लिखना रहेगा, सन कहाँ पे हुआ, किसके किसके बीच हुआ, ये मेन चीजें। ठीक, इस तरह से लिखें। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स एवं ज्योग्राफी विषय में आंकड़ों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें एवं प्रश्न पत्रों के देते समय यथावश्यक उसका उपयोग अवश्य करें। तो जो टेबल दी होती है ना, ज्योग्राफी में हो गया और इकोनॉमिक्स में हो गया, जो टेबल वगैरह दी होती है उसको भी आपको लिखना है, बहुत ही अच्छे से साफ सफाई से लिखें। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और में विषयों में निर्धारित मानचित्र संबंधित प्रश्नों का अधिकाधिक अभ्यास करें। आपको मैप वगैरह भी दिया जाएगा तो उसका भी आपको सही से ध्यान में रख करके समझ लेना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कुछ दिया गया है। प्रश्न पत्र के वर्णनात्मक भाग में लघु उत्तरीय विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर लिखते समय प्रश्न की प्रकृति व आवश्यकता अनुसार फ्लो चार्ट का भी प्रयोग करें। आपको बार बार उसने कहा कि फ्लो चार्ट जरूर बनाइए। ठीक है, जैसे जो आप जिस चीज के बारे में लिख रहे हो उसका एक फ्लो चार्ट बना लें, ये किस सन में हुआ था, किसने किया था, उसका स्थान क्या था, ये सारी चीजें जरूर लिख लें। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, जैसे यहाँ पे देखिए इस तरह इन्होंने फ्लो चार्ट बना रखा है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र हो गया, उदाहरण जैसे कृषि हो गया, मत्स्य पालन, खनन हो गया। द्वितीय क्षेत्र क्या है, विनिर्माण क्षेत्र, जैसे समस्त उद्योग, जैसे चीनी उद्योग हो गया, कपड़ा उद्योग हो गया। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र, जैसे उदाहरण क्या है, बैंकिंग हो गया, संचार, बीमा, रेलवे इत्यादि। तो जैसे इन लोगों ने क्या क्या एक फ्लो चार्ट बना रखा है, उस तरह से आप भी इस तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश करें ताकि अच्छे नंबर आपको मिल सके। प्रश्नों का उत्तर लिखते समय यथासंभव नामांकित चित्रों जैसे रेखांकित रेखा चित्रों एवं आंकड़ों का प्रयोग अवश्य करें, इससे आपके उत्तर अधिक प्रभावी होंगे। ठीक है, जो मतलब आंकड़े जो दिए गए हैं कि इस समय इतना रेटिंग, ये रिकॉर्ड हुआ, वो रिकॉर्ड हुआ, तो ये सारी चीजों को आपको इस तरह से उत्तर पुस्तिका लिखनी है ताकि एग्जामिनर आपके मार्क्स ना काट सके। ठीक है, आपको कहीं से भी कोई गलती नहीं छोड़नी है सारा। ठीक है, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो ठीक, तो आंकड़ों का भी प्रयोग करें। प्रश्नों का उत्तर लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान अवश्य रखें, जिससे पूरे प्रश्न पत्र को हल करने के लिए समय का उचित प्रबंधन हो सके। अब जैसे मान लीजिए आपको 100 वर्ड में लिखने के लिए बोला है तो 105 हो जाए, ठीक है। अब ये नहीं कि 120 या 150 आपने वर्ड लिख डाले तो आपका उसमें समय लॉस्ट होगा, तो इसका भी ध्यान दें क्योंकि आपको उतने ही समय में ही प्रश्न पत्र पूरा करना रहेगा। प्रश्न में जो अपेक्षा की गई है उसी का उत्तर लिखें। ठीक है, जो चीजें आपसे पूछी गई हैं उसी चीज को आपको उसी चीज के बारे में लिखना है, ये नहीं कि आप कुछ भी लिख डालें। फिर कह रहा है कि विज्ञान विषय में कह रहा है निर्धारित विज्ञान के निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ें तथा समय सारणी का निर्माण करें। पहले आप पेपर पढ़ेंगे, जो टॉपिक जो सेक्शन आपको अच्छे से आ रहा है सबसे पहले वही से स्टार्ट करें। क्लियर, इससे आपका समय बच जाएगा, आपके पेपर में क्लियरिटी रहेगी, ठीक, अच्छे मार्क्स गेन करोगे। विगत वर्षों के बोर्ड परीक्षा के रसायन विज्ञान के प्रश्न पत्रों एवं मॉडल प्रश्न पत्रों के पैटर्न को समझें तथा उन्हें हल करने का प्रयास करें।
अगर आप चाहते हो कि अच्छी और प्रैक्टिस हो जाए आपकी, तो पिछले प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर है उनको मैं बार बार बोल रहा हूँ, उनको जरूर लगाइए और उनसे आप अपना समय जरूर चेक करें। यहाँ पर आपको बोर्ड पेपर का कुछ मॉडल पेपर मिल जाएंगे। ठीक, अध्ययनों में दिए गए प्रकरणों का बिंदुवार नोट्स बनाएं। ठीक, नोट्स बना सकते हो तो नोट्स अच्छे से बना लो, ताकि आपका पेपर में रिवीजन करते समय कम समय लगेगा। सूचीबद्ध करके याद करें। रसायन विज्ञान से संबंधित अध्यायों में यानी केमिस्ट्री में दिए गए समीकरणों को लिखकर संतुलित करने का अभ्यास करें। केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना आपको आना चाहिए। ठीक है, पौधों में अलैंगिक जनन, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो देखिए यहाँ पर बाइनरी हो गया, जैसे अमीबा में होता है बाइनरी। ठीक, फ्यूजन हो गया, स्पाइरोगेरा हो गया, है ना, क्रोमोसोम और फ्लेमेरिया हो गया। ठीक है, फ्लेजला, ठीक, न्यूक्लियर यानी बर्ड्स बर्डिंग, और ये सभी आपको दिए गए हैं। ठीक है, इनको भी ध्यान देना है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे इस तरह से फ्लो चार्ट बना करके तब आप लिखें। पौधे विज्ञान से संबंधित यानी फिजिक्स प्रकरणों के सूत्रों की सूची बनाएं। अब जितने भी आपने फॉर्मूले लिख रखे हैं सबको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप भूले नहीं। जीव विज्ञान में वर्गीकरण संबंधित अध्यायों को चार्ट के माध्यम से याद करें। इस तरह से जरूर आप बनाने एक फ्लो चार्ट, उस तरह से आपको लिखने में भी और समझने में भी बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, काफी हेल्प मिलेगी आपको। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, परीक्षा कला कक्ष में ध्यान देने योग्य बातें। अब देखिए उन्होंने कुछ नोट्स दिए हैं कि आपको जब आप पेपर देने जाते हो उस रूम में किन चीजों को आपको विशेष ध्यान देना है। परीक्षा देते समय सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ठीक है, जो भी आपको मॉडल पे क्वेश्चन पेपर मिला है उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ें। 15 मिनट आपको इसी के लिए देते हैं। परीक्षा में प्रश्नों को खंडवार हल करें। उसने बार बार बोला है कि सेक्शन ए के अगर आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से आ रहे हैं तो सेक्शन ए से स्टार्ट करिए, सेक्शन बी के क्वेश्चन अच्छे से आ रहे हैं तो आप सेक्शन बी से स्टार्ट करिए। लेकिन जितने सेक्शन बी में क्वेश्चन हैं आपको सभी क्वेश्चन एक ही सेक्शन में हल सॉल्व करने हैं। ठीक है, उस सेक्शन के, इस बात को विशेष ध्यान दें। परीक्षा में अंकित प्रश्नों को हल करते समय प्रयोग किए जाने वाले सूत्र, प्रतीक, इकाई इत्यादि अवश्य लिखें। देखो जो भी न्यूमेरिकल दिया जाता है उसके सूत्र लिखें, प्रतीक लिखें। किस मान लो लंबाई है तो लंबाई को एल से लिखा जाता है, जो भी उसके आगे लिखें। ठीक है, उसकी यूनिट लिखें, उसका फॉर्मूला लिखें। परीक्षा के दौरान उत्तर पुस्तिका में रासायनिक समीकरण लिखते समय ध्यान देने की वह संतुलित हो तथा ताप, दाब, उत्प्रेरक, वर्धक आदि का उल्लेख अवश्य करें। जो फिजिकल स्टेट है, जैसे होता है ना गैस, लिक्विड, टेम्परेचर कितना है, उसका प्रेशर कितना है, ठीक है, वो गैस है, एक्वस है, क्या है, ये जरूर उसके इक्वेशन में जरूर लिख लें। ठीक है, उत्तर पुस्तिका में सुंदर तथा स्पष्ट सुलेख से उत्तरों को लिखें। जो भी लिखें एकदम क्लियर होना चाहिए। शीर्षकों को लिखने के लिए काले तथा नीले स्केच पेन का प्रयोग करें। ठीक, जो भी आप हेडिंग डालते हो उसके लिए आप नीले तथा काले स्केच पेन का प्रयोग कर सकते हैं हेडिंग डालने के लिए। ठीक है, चित्र बनाने तथा नामक करें तो रंगीन पेंसिल का प्रयोग करें। आप फिगर बनाने के लिए रंगीन पेंसिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो कलर वाली आती है, मोम की भी आती है और अदर भी आती है, तो उनका प्रयोग कर सकते हैं। सर्वप्रथम सरल प्रश्नों को हल करें, तत्पश्चात कठिन प्रश्नों को हल करें। देखो ये तो सभी जानते हैं कि जो अच्छे से प्रश्न आपको आ रहा है वो सबसे पहले लिखिए, उसमें आपका टाइम भी बच जाएगा और आप सही टाइम पर क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी कर पाओगे और अच्छे से। नहीं तो आपको जो नहीं आ रहा वो वहीं से स्टार्ट करोगे, कटपिट करना शुरू कर दोगे, गंदा कर दोगे, टाइम भी लॉस करोगे। ऐसा नहीं करना। प्रश्नों के प्रकार का आधार पर उत्तर लिखें। जो आपसे प्रश्न में पूछा गया उसी के बारे में लिखना है, फालतू चीजें नहीं लिखनी। उत्तरों को फ्लो चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास करें। जितना हो सके उतना हेडिंग डाल करके एक फ्लो चार्ट में बनाने का जो है उत्तर देने का प्रयास जरूर करिए, अच्छा नंबर आपको मिलेगा। उत्तरों को लिखने के पश्चात उत्तर पुस्तिका का पुनरावलोकन अवश्य करें। आपने सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए तो उसका एक बार रिवीजन जरूर कर लें टाइम निकाल करके। ठीक है, कि आपने भले से थोड़ा सा टाइम कम लगे लेकिन उसको लिख लें। फिर देखिए क्या बोला गया है कि सामान्य रूप से विद्यार्थी अपने विषयों की अपेक्षा गणित को पढ़ना और लिखना कठिन मानते हैं। यदि गणित में निरंतर अभ्यास किया जाए तो इससे सरल तथा सुगम बनाया जाता है। देखिए जो मैथ है तो उसमें आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अभी भी टाइम है, प्रैक्टिस करते रहिए। जो आपको टफ लग रहा है उनकी ज्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ज्यादा कैलकुलेशन वाले चैप्टर को 1 से 2 बार आपको लगाना है। ठीक है, जैसे आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो गया, ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो गया और स्टैटिक्स है। ठीक, ऐसे कुछ चैप्टर हैं जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन होती है, तो ऐसे चैप्टरों को आप 1 से 2 बार 3 बार जरूर लगा दें ताकि आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाए। ठीक है, सर्वप्रथम गणित के पाठ्यक्रम को अपनी सुविधानुसार बचे हुए दिवसों में विभाजित कर लें, जिसमें कठिन टॉपिक के लिए ज्यादा समय निर्धारित करें। ठीक है, तो मैं भी बता रहा हूँ भाई, जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, जो चैप्टर टफ लग रहा है उसमें ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक, उसके बाद परीक्षा के समय रिवीजन करने में आसानी हो सकती है।
गणित में जो टॉपिक्स आपको सरल लगते हैं उन्हें सबसे पहले तैयार कर, जिससे उन पर आपकी पकड़ मजबूत हो सके। जो अच्छे से तैयार है उसको एक बार 2 बार और रिवीजन कर लीजिए, ताकि उससे आपकी टेंशन खत्म हो जाए, है ना। परीक्षा से पूर्व पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति एवं प्रत्येक टॉपिक से संबंधित उदाहरणों एवं प्रश्नों को हल करने का निरंतर अभ्यास करें। जो भी आपको तैयार हो चुके हैं उनके प्रश्न पत्र लगाइए, फिर मॉडल पेपर सॉल्व करिए, विद्या से क्वेश्चन ले लीजिए, बुक से क्वेश्चन, एग्जाम्पल सभी लगा डालिए। गणित में ज्यामिति के सवालों में रचना से संबंधित प्रश्नों की तैयारी करते समय तथा परीक्षा देते समय हमेशा नुकीली पेंसिल का प्रयोग करें। बहुत ज्यादा पेंसिल जो है ठीक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी जो रीडिंग है वो गलत आएगी, गलत क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो आपका जो है डायमेंशन गलत हो सकते हैं, तो उसका भी ध्यान दें। त्रिकोणमिति में सरल समीकरणों को लिखकर याद करें, जो फॉर्मूले वगैरह हैं उन्हें लिख करके याद करें। ऊंचाई एवं दूरी के सवालों में संबंधित चित्र बनाकर हल करने का अभ्यास करें। बिना आपको फिगर बनाए हाइट एंड डिस्टेंस को सॉल्व नहीं करना है, कैसे करोगे, है ना। तो आपको फिगर बना के करें। गणित में जिन टॉपिक्स के लिए अधिक अंक निर्धारित हैं उन टॉपिक्स की पुनरावृत्ति करने पर अधिक बल दें। जो टॉपिक्स जैसे 5 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उन पर ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। और उनको जरूर एक बार रिवीजन जरूर कर लें, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर गलत हो जाए सीधे 8 नंबर चला जाएगा, तो फायदा क्या है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन छूट जाए वो ठीक है, लेकिन उसको रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। प्रश्नों को हल करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि अपने प्रश्न सही उतारा है या नहीं। प्रश्न क्वेश्चन नंबर जरूर सही से लिखें, है ना। प्रक्रिया, प्रश्नों को हल करने में आवश्यक सभी चरण स्टेप जरूरी है। मैथ में जो भी आप कर रहे हो उसके स्टेप टू स्टेप लिखिए, ठीक है। प्रश्नों के हल को स्पष्ट करने में आवश्यक चित्र ग्राफ का प्रयोग अवश्य करें। परीक्षा में उत्तर पुस्तिका दोनों तरफ के पेज पर लिखें, ठीक है। पेपर प्रश्न पत्र के दोनों तरफ पेजों में लिखना होता है। रफ कार्य उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर या दाहिनी ओर मार्जिन खींचकर करें तथा उस पृष्ठ के ऊपरी भाग पर रफ कार्य अंकित करें। रफ कार्य करने के पश्चात एक तिरछी रेखा से काट दें। जो आप देखो जो पेपर होता है उसके साइड में ऐसे आप लाइन खींच लें और इधर लिख दीजिए रफ कार्य, ठीक। यहाँ पर ऐसे लिख दें और सीधा सॉल्व कर दें, और सॉल्व करने के बाद जब हो जाए तो इस पर कट लगा दें, ठीक है, ताकि इसे पता चले कि आपने रफ किया है। या तो फिर आप जो बुक है आंसर शीट की उसके पीछे वाले पेज पर आप ऐसा कर सकते हो, ठीक। ओके, तो ये आपको कुछ इंग्लिश में वही चीजें हैं जो मैंने आपको बोला है, ठीक, वो सारी चीजें। तो ठीक है, ये इंग्लिश का पेपर है, ठीक। और इसमें क्या बोला गया है, रिवीजन द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन हेल्प यू लॉट इन प्रैक्टिसिंग अनसीन पैसेज। ऐसे पैसेज भी आता है, उसकी भी प्रैक्टिस आप लोग करते रहें। डू रीड द पैसेज ट्वाइस केयरफुली, कम से कम 2 बार उसको जरूर रीड करें पैसेज को, ठीक है। आफ्टर फर्स्ट रीडिंग रीड द क्वेश्चंस एंड देन रीड द पैसेज अगेन। फिर से क्वेश्चन जब लिखते हैं आंसर उसका लिखते समय पर भी आप पैसेज को अगेन फिर से रीड करें। कीप अंडरलाइन द की सेंटेंस एंड वर्ड टू लोकेट द आंसर इजीली। तो आप जो भी आपको लग रहा है कि इस प्रश्न का ये इस क्वेश्चन का ये आंसर है, तो उसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। राइट आंसर इन योर ऑन वर्ड्स, आप अपने शब्दों में उसके आंसर लिख सकते हैं। नेवर राइट इरेनेट स्टफ, ठीक है, आपको उस पर नहीं लिखना है। प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए राइटिंग लेटर में आपका फॉर्मेट होना चाहिए। एप्लीकेशन मस्ट बी प्रैक्टिस, एप्लीकेशन की जरूर प्रैक्टिस करें। वीडियोस एंड मिक्सअप ये आपको दिया गया कि आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। ग्रामर, रूल्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, नरेशन, वॉइस etc थ्रू चार्ट एंड टेबल्स, प्रैक्टिसेस मैनी एग्जांपल्स ऑफ पॉसिबल। आपको ये सारी चीजें ग्रामर में आएंगी, उस पर भी देखना है। लिटरेचर में नेम द लेसन एंड राइटर्स केयरफुली, आप जो भी चैप्टर पढ़ें उसमें जो है राइटर का नाम और उस लेसन का नाम जरूर याद रखें। लर्न लेसन आंसर्स विद द की पॉइंट्स, जो भी जो कुछ करेक्टर इसके करेक्टर वगैरह पूछे जाते हैं, जो मेन चैप्टर है उनमें जो कैरेक्टर्स वगैरह जरूर याद रखें, ठीक है। हार्ड वर्किंग फार्मर, रिमेंबर द मेन पॉइंट्स, ठीक है। एग्जामिनेशन आल्सो यू कैन राइट द की पॉइंट्स इन बॉक्स, इस तरह से की पॉइंट्स बना लें बॉक्स में, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को पेपर की बहुत बहुत बधाई, ठीक है, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। तो फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।